नमस्कार दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका कार्बन और उसके यौगिक। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने दोस्तों कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ लिया। अब पार्ट 2 में दोस्तों हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इनमें दोस्तों कुछ यौगिक है जो प्रतिस्थापी समूह के रूप में भी आते हैं, तो वो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन आदि यौगिक भी इसमें क्या है जुड़ सकते हैं। तो लेकिन इनमें मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इन यौगिकों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन है उसको जो क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है, वो हम क्या करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक होता है दोस्तों अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है दोस्तों चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसको असाइक्लिक बोलते हैं और इसको साइक्लिक बोलते हैं। यानी इसमें जो यौगिक बनेंगे वो क्या बनेंगे दोस्तों? बंध बनेंगे। बंध यौगिक बनते हैं चक्रीय में, कार्बन कार्बन एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जबकि अचक्रीय में क्या करते हैं? कार्बन सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं और ये बंध श्रृंखला नहीं होती। अब दोस्तों अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम एल्केन। इसको संतृप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। और अगर इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोल लेते हैं एल्काइन। तो दोस्तों एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ये आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। इसी प्रकार जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड नहीं है दोस्तों और वो एक ऐसे सिंपली सिंगल बॉन्ड से अगर बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य आ रहा है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। इसका दोस्तों एग्जांपल है, एलिफेटिक का एग्जांपल हो गया C6H12 यानी कि साइक्लोबेंजीन। ये अगर इस तरीके की संरचना है कार्बन परमाणु की तो क्या बोलते हैं? उसको एलिफेटिक बोलते हैं। और अगर ये बंध संरचना में अगर डबल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड की संरचना को क्या करते हैं? ऐसे दिखाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको बेंजीन को सामान्य रूप से कैसे दिखाते हैं? ऐसे गोला लगा देते हैं अंदर। ये क्या करते हैं? गोला लगा के भी दिखा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेंजीन। तो ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं और ये क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं। अब दोस्तों इनका जो नामकरण कैसे किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब तक हमको यौगिकों के नाम नहीं पता होंगे दोस्तों तब तक हम क्या करते हैं? आगे चीज़ों को समझने में हमारे को दिक्कत आती है। जैसे हम पढ़ेंगे फ्रीओन पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे या साबुन या अपमार्जक पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे हम? बहुलकों में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि दोस्तों ये क्या होता है? एथीन होता है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एथीन में कितने कार्बन परमाणु है और इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ये समझने के लिए क्या करेंगे आप? इनके नामकरण को थोड़ा सा अपन को बेसिक नामकरण है दोस्तों वो समझने की जरूरत है। हमारे बेसिक नामकरण है उससे काम चल जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बोल देता हूँ दोस्तों कि जो रबर होता है वो क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। तो अब आप दोस्तों उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे अगर आपको नामकरण नहीं आता कि ब्यूटाडाइन क्या हो गया, 1,3 क्या बोल रहे थे सर, तो समझ गए? इसका मतलब 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन ये क्या हो गया? तो ये क्या होता है? इनके नामकरण होते हैं। तो नामकरण के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि इसका नामकरण कैसे होगा। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन इसका नामकरण
अब दोस्तों नामकरण करने के लिए क्या है, वैसे तो इसकी 3 विधियां हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। लेकिन जो हमको जो पढ़ना है दोस्तों वो क्या पढ़ना है, IUPAC पद्धति पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, IUPAC। ये क्या होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड पद्धति है और यही हमारे एग्जाम में हमको लिखने की जरूरत होती है। रूढ़ पद्धति और ये होती है दोस्तों, वो क्या होती है, हमको केवल बेसिक समझने की जरूरत होती है कि रूढ़ का मतलब होता है वो जहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे उसका नामकरण, कोई चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है इसके बेसिस पे उसका नामकरण निकाल दिया जाता है। जैसे फार्मे का मतलब होता है दोस्तों, फार्मे का मतलब होता है चींटी होती है, तो अगर तो उसके इसलिए उसको नाम क्या निकाल दिया, चींटी से उत्पन्न होता है तो इसका नाम फार्मिक अम्ल निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जो व्युत्पन्न पद्धति होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं हम, जो उसको क्या होता है, जैसे एक कार्बन 2 कार्बन अगर जुड़ के वापस बना देते हैं तो उसको क्या है, व्युत्पन्न के आधार पर नाम निकालते हैं। लेकिन हम हमारे सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, IUPAC पद्धति को ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस IUPAC पद्धति में सबसे पहले हमको पता लगाना होता है कि इसमें कितने कार्बन परमाणु है। जैसे अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर एक है तो दोस्तों उसको बोलते हैं मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। दोस्तों ये 10 तक है ना, आपको क्या करना है, इनको याद करना है ऐसे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसमें से आपको शुरू के 4 है, इनमें दिक्कत आएगी क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। बाकी 5 से है ना, इसके नाम के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। जैसे पेंट है तो 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो आप ऐसे बाकी का तो अंदाजा लगा लोगे, लेकिन शुरू के 4 याद कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके याद कर लो। अब दोस्तों अगर ये एल्केन है, एल्केन मतलब अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो क्या लगता है, इसमें जो पीछे जो ये तो क्या होता है दोस्तों, इसका प्रीफिक्स होता है और ये क्या होता है दोस्तों, सफिक्स। नामकरण जो होता है दो चीजों के योग से बनता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स ये बताएगा, प्रीफिक्स तो हमको क्या बताएगा, इसमें कितने कार्बन परमाणु है। जो सफिक्स है दोस्तों हमको ये बताएगा पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न हमको बताता है कितने कार्बन परमाणु है और अनुलग्न बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो दोस्तों उसको बोलते हैं एल्केन श्रेणी और इसका जो होता है वो जो सफिक्स होता है वो एन होता है। और अगर दोस्तों डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एल्कीन और इसका जो होता है इसका होता है सफिक्स इन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो दोस्तों एल्काइन श्रेणी होती है और इसका जो होता है सफिक्स आइन होता है। आपको एन, इन और आइन ये याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं दोस्तों कि एथीन है दोस्तों, जैसे पॉलीथीन जो हमारा बहुलक है वो आगे आएगा अपने सिलेबस में। मैं आपको बोल दूं एथीन का बहुलक क्या होता है, पॉलीथीन होता है। तो आपको याद आना चाहिए कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, 8। किसका, इसमें किसका प्रीफिक्स लगा हुआ है, 8 का। और दूसरा क्या है, इन का, यानी कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। और इसमें अगर तो हमारा क्या बनेगा, इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 2। और दोस्तों अगर कार्बन परमाणु 2 होते हैं और अगर एथीन है तो उसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, CnH2n होता है। एथेन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एथेन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यानी कि अगर आपके जितने कार्बन परमाणु है उसके डबल हाइड्रोजन परमाणु है दोस्तों तो वो क्या कहलाता है, एथीन, यानी एल्कीन श्रेणी होती है। अगर उसमें हाइड्रोजन परमाणु अगर डबल से 2 ज़्यादा है तो एल्केन, अगर उसमें डबल से 2 कम है तो वो क्या कहलाता है, एल्काइन। समझ गए। तो अपन को एल्कीन यानी मध्य वाला याद करना है। अगर डबल है तो यानी एथीन, अगर इसमें दोस्तों कितने हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन परमाणु।
यानी कि C2 और H4। तो हमारा किसका सूत्र हो गया, ये एथेन का सूत्र क्या हो गया, C2H4। तो दोस्तों अगर इसको हम अगर बना के देखें कि किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या दिखाना है अपन को, डबल बॉन्ड दिखाना है। और इनकी संयोजकता पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पे क्या हो जाएंगे, दो दो। तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी हो गई, यानी कि 1 2 और 2 कार्बन के मध्य इस कार्बन की भी जो है 4 संयोजकता पूरी हो गई, और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है 202 वो यहाँ पे भी पूरी हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, इसमें जो दोस्तों जो समूह जुड़े होते हैं प्रतिस्थापी समूह, उनके बारे का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यानी कि हमारे जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वो जिस नंबर पे जुड़े होते हैं, हमारे को कार्बन परमाणु का नंबर देने के बाद, तो उसको उस तरीके से ही हम दर्शाते हैं। एक बार मैं यहाँ पे इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें अपने नोटबुक में, नोट्स में कहीं पे भी लिखना है वो आप लिख लेना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे दोस्तों कोई यौगिक है, मैं आपको ये कार्बन 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 और ये 4 कार्बन है, इसकी कोई सीरीज है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कार्बन के डबल बॉन्ड लगा दूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कार्बन के डबल बॉन्ड लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक CH3 समूह जोड़ दिया मैंने दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, मेरे को इनकी क्या करनी होती है, संयोजकता सबकी क्या होती है, बैलेंस करनी होती है। यानी कि इस कार्बन की 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, अब इसकी कितनी हो गई दोस्तों, 3 ही हुई है, तो इस पे 2 जुड़ जाएंगे, इसकी 1 और 2 और ये एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसके क्या हो जाएंगे, दोनों 2 4 हो गए। अब दोस्तों अभी इसका जो मैं है नामकरण करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे एल्किन एल्काइन होते हैं उनमें नामकरण हम क्या करते हैं दोस्तों, इन कार्बन परमाणु को नंबर देते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 क्या करते हैं, इनको नंबर देते हैं। जो हमारी जो नंबरिंग होती है कार्बन परमाणु को नंबर देने की, वो क्या होती है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको सबसे कम नंबर मिले। अगर जैसे इसमें अगर आप इधर से भी इसको नंबर दे सकते थे 1 2 3 और 4, दोनों साइड से अगर आप इसको नंबर दोगे तो इसके नामकरण में क्या फर्क पड़ सकता है क्या दोस्तों, फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसको भी क्या होनी चाहिए, सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इधर से इसको नंबरिंग देता, अगर ये CH3 समूह नहीं जुड़ा होता तो मैं चाहे इसको इधर से नंबर देता, इसको इधर से नंबर देता, इसकी जो है नंबरिंग सेम होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मैं इसको क्या करूँगा, इसको नंबरिंग इधर से देना शुरू करूँगा। तो ये मेरे इधर से आने पे दूसरे कार्बन परमाणु पे ही है मेरा CH3 समूह जुड़ा हुआ मिल जाएगा मुझे। इस वजह से मेरे इसका क्या नामकरण हो गया दोस्तों, 2 मेथिल। दोस्तों जो मेथेन जो CH3 समूह है, मैंने आपको बताया था मेथ, अगर वो प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, इल प्रत्यय लगता है, और उसको क्या बोलते हैं, मेथिल। समझ गए, अगर प्रतिस्थापी समूह होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, इल प्रत्यय लगा के, तो मेथिल। और क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और अगर कौन से नंबर पे हमारे डबल बॉन्ड है वो भी हमारे को बताना होता है, 1 3 ब्यूटा डाई इन। दोस्तों ये डाई है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे इसमें कितने बार आ रखे हैं, 2 बार डबल बॉन्ड आ रखे हैं, इसलिए यहाँ पे डाई लिखा है मैंने। और इन है जो दोस्तों इसमें क्या बताता है, डबल बॉन्ड ही बताता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 2-4 एग्जाम्पल लेके उनके नामकरण क्या करोगे, सीखने की कोशिश करोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा दोस्तों, क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पे हमारा वीडियो फिर क्या है, लंबा हो जाता है। तो आप अलग अलग जैसे C3H8 दोस्तों, इसका मुझे नाम जो क्या है उसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या C3H6 का क्या नाम रहेगा वो बता सकते हो, और C3 और दोस्तों क्या है
H4 है, इसका क्या नाम रहेगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। इन तीनों में अगर आप डिफरेंस करना और नाम लिखना सीख गए तो दोस्तों आपको आधा नामकरण तो इसका आ जाएगा। तो आप 2-3 एग्जाम्पल है उसके प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब दोस्तों नामकरण के बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन का जो है हमारा ये यहाँ पे, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ब्यूटेन होता है दोस्तों। अब दोस्तों ब्यूटेन क्या होता है, सीधा जिसमें ब्यूटेन, इसके अंदर क्या रहेंगे 4 कार्बन। अगर एन लगा हुआ है इसके अंदर दोस्तों, प्रीफिक्स और सफिक्स एन लगा हुआ है तो ये यानी कि इसके डबल का और उसमें 2 जुड़ जाएंगे यानी कि C4H10। ये ब्यूटेन किसका यौगिक होता है दोस्तों, जो हमारी एलपीजी होती है इसका मुख्य यौगिक क्या होता है दोस्तों, ब्यूटेन होता है। तो आपको इस तरीके से ये नामकरण आने चाहिए। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन यौगिकों की यूज की बात कर रहे हैं तो हम इसका किस में यूज करते हैं, खाना बनाने में और आदि कई चीज़ों में इसका क्या होता है दोस्तों यूज आता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फ्रीऑन के बारे में। दोस्तों फ्रीऑन क्या होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम फ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन क्या होती है दोस्तों, फ्लोरोकार्बन, यानी कि अगर हम क्या कर देते हैं कार्बन के अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों, अगर क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्लोरोकार्बन हो जाता है। इसलिए इसका नामकरण क्या है, फ्लोरोकार्बन। अब इसके लिए दोस्तों इसका नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको पहले सीधा एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन फ्रीऑन 11 के बारे में बताइए। अब आप दोस्तों वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे कि ये नाम क्या आ गया, तो यानी कि आपको पता लगा लेना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताना है, आपको इसका आंसर लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले जो नामकरण होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें फ्रीऑन, इसका नामकरण फ्रीऑन XYZ के रूप में होता है। यानी कि जो इसमें दोस्तों X क्या होता है, X होता है कार्बन परमाणु की संख्या -1। जो Y होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। और जो Z होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो दोस्तों X क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या -1। जो क्या होता है, Y क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। और जो Z होता है दोस्तों फ्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक तरीके से आप इसको क्या लिखोगे, फ्रीऑन 11 आ गया तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, इसको फ्रीऑन 011 इस तरीके से लिख सकते हो। यानी कि इसमें क्या रह गया दोस्तों, जो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी रहेगी मेरी 0 क्यों आया, क्योंकि उसमें क्या है X किस लिए आया है, जैसे C-1, यानी कि मेरे क्या है कार्बन परमाणु की संख्या 1 थी, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। इसलिए मेरे कार्बन परमाणु की संख्या इस फॉर्मूले में कितनी दिखा रही है, 0। इसलिए मेरे क्या है, एक कार्बन परमाणु है दोस्तों। H मेरे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या दिखा रहा है, ये 1, कितनी दिखा रहा है, 1। जबकि मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें मेरे जो फॉर्मूला है दोस्तों उसमें क्या है, यानी कि मेरे इसमें हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल हाइड्रोजन क्या है 0 है। तभी तो मेरा Y क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 0 + 1 होके क्या हो गया। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा। इसके बाद दोस्तों मेरा Z है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन की दोस्तों क्या है 1, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 फ्लोरीन परमाणु। H कितना है मेरा 0 था, फ्लोरीन कितना है 1। अब जो तो दोस्तों बाकी जो कार्बन परमाणु बचे हैं वो क्या, जो परमाणु बचे हैं इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए वो क्या है, मेरे 3 बच गए अभी तक। इसकी क्या है 4, इसके 4 एटम जुड़े होने चाहिए, तो इसके कितने बच गए 3। तो यानी कि इससे मैंने मेरा यौगिक पता कर लिया CFCl3। क्या है मेरा CFCl3, ये क्या है मेरा फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछ सकता है फ्रीऑन, जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है फ्रीऑन 112 के बारे में।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, कार्बन परमाणु की संख्या का जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि आपको कौन सी संरचना है। तो उसका आप क्या लिखोगे आंसर में, रासायनिक सूत्र लिखना है एक तो फ्रीऑन 11 का रासायनिक सूत्र लिखोगे, जो भी आप निकालते हो रासायनिक सूत्र। इसके बाद उसके यूज लिख दोगे दोस्तों, जो क्या लिखोगे इसके यूज लिखोगे। जैसे फ्रीऑन का उपयोग कहाँ होता है, हमारे एयर कंडीशनर में होता है, जो हमारी एसी होती है, हमारे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में होता है, और जो बड़े बड़े प्रशीतक होते हैं हमारे यानी कि जहाँ पे बड़े लेवल पे संग्रह करके रखा जाता है सामानों को, वहाँ पे भी किसका उपयोग होता है, हमारे फ्रीऑन का। तो ये दो टॉपिक हमारे इस वीडियो में हो गए, हाइड्रोकार्बन और फ्रीऑन। अब दोस्तों बहुलक और जो अपमार्जक है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में यानी कि तीसरे वीडियो में देखेंगे।